नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स हमारा आता है असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंसी। इसमें हम बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो हम यहाँ पर सीखेंगे इंटेलिजेंसी के असेसमेंट के बारे में कि क्या इंटेलिजेंसी को असेस किया जा सकता है। यस, बिल्कुल किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि 1905 में बीने और साइमन, इन दो साइकोलॉजिस्ट ने मिलकर सबसे पहला सक्सेसफुल अटेम्प्ट किया। इन्होंने बताया फॉर्मल तरीके से हम इंटेलिजेंसी को मेजर कर सकते हैं और +3 मतलब 3 साल बाद इन्होंने हमारे सामने सबसे पहला कंसेप्ट लाया इंटेलिजेंसी को के असेसमेंट को लेकर, वो था मेंटल एज। इन्होंने बताया मेंटल एज के बारे में कि मेंटल एज क्या होती है, कि मेंटल एज ये होती है कि आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कितना हुआ है, मतलब आईडी, कि आपकी बुद्धि का विकास जो होता है वो क्या होता है, आपका मेंटल एज मींस आपका मेंटल डेवलपमेंट। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, कुछ सालों बाद एक और कंसेप्ट सामने आया जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, क्रोनोलॉजिकल इंटेलिजेंसी, शॉर्ट में इसको बोलते हैं सीए। तो स्टूडेंट सीए होता है आपका बायोलॉजिकल एज और मेंटल एज होती है कि आपकी इंटेलिजेंसी की क्या एज है, आप कितना, आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कितना हुआ है, ठीक है। उसके बाद 1912 के अंदर विलियम स्टर्न ने हमें एक कंसेप्ट रियलाइज करवाया, दैट वाज इंटेलिजेंसी क्वोशिएंट, जिसको हम बोलते हैं आईक्यू, और इसका फॉर्मूला बताया NA अबव CA मल्टीप्लाई 100, कि अगर हम इंटेलिजेंसी के साइकोलॉजिकल टेस्ट से एक पर्सन की मेंटल एज निकाल लेते हैं, जिसे हम मंथ में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद अबव में उसकी बायोलॉजिकल एज लिखेंगे और उधर उसे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम क्या बता सकते हैं उस पर्सन का आईक्यू, और इस पर्सन के आईक्यू के बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं उसका लेवल, कि भाई वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है, एवरेज है, हाई एवरेज है, सुपीरियर है। तो जो मेनली 70 से नीचे आते हैं वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड होंगे, और जो अबव 130 या 130 होते हैं वो बहुत सुपीरियर होते हैं। तो आईक्यू का कंसेप्ट बताने का क्रेडिट जाता है विलियम स्टर्न को। नेक्स्ट इन्होंने एक और चीज डिवाइस की, वो थी नॉर्मल कर्व। नॉर्मल कर्व क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जैसे मान लो आपको एक फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अपने एग्जांपल लें कि एक स्कूल के अंदर 100 स्टूडेंट है, इन 100 स्टूडेंट्स का इंटेलिजेंसी टेस्ट लिया गया, किसी का आया 70 आईक्यू लेवल, किसी का 71, किसी का 72, किसी का आया 90, किसी का 91। तो जब हम उस रिजल्ट को एक ग्राफ में शो करेंगे तो जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स होंगे वो एवरेज मार्क्स लेंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या लेंगे, एवरेज मार्क्स लेंगे। और जब आप उसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ की जो शेप बनेगी वो एक बेल के साइज की होगी। तो इसी शेप को हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स, नॉर्मल कर्व। मतलब किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो एवरेज निकलता है दैट इज कॉल्ड अ नॉर्मल कर्व। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड स्टूडेंट्स। देखिए इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बच्चे वो होते हैं जिनका इंटेलिजेंसी लेवल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इंटेलेक्चुअली जो गिफ्टेड बच्चे होंगे उसके लिए जो सबसे पहले कंसेप्ट हमें दिया था वो दिया था लेविस टर्मन ने। मींस ऐसे लोग हाईली क्रिएटिव होते हैं, और इन्होंने हमें दो वर्ड्स के बीच में डिस्क्रिमिनेट करके बताया, एक तो टैलेंट और दूसरा यही गिफ्टेडनेस। कि क्या टैलेंट और गिफ्टेडनेस एक ही है? नहीं। देखो टैलेंट वर्ड यूज किया जाता है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक फील्ड के अंदर बहुत अच्छे हैं तो आप उस फील्ड में टैलेंटेड है, लेकिन आप सभी फील्ड्स में अगर बहुत अच्छे हैं दैट मीन्स यू आर गिफ्टेड पर्संस। तो ऐसा भी माना जाता है कि एक स्कूल के अंदर हम किन बच्चों के लिए गिफ्टेड वर्ड यूज करेंगे, जो बच्चे बहुत ज्यादा एबिलिटी रखते होंगे, हाईली क्रिएटिव होंगे और हाईली कमिटेड होंगे, कि कोई भी टास्क दे दिया हमें करना ही है। इनकी थिंकिंग बहुत लॉजिकल होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर बड़ा फास्ट होता है, क्रिएटिव होते हैं, मोटिवेशन लेवल बड़ा स्ट्रांग होता है,
एकेडमिकली परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। और अगर हम इनका अपोजिट देखें, ये तो होगी गिफ्टेड बच्चों की बात। डिसएबल्ड बच्चे क्या होते हैं, मीन्स डेफिशिएंट बच्चे, मतलब जो बहुत ज्यादा वीक हैं, ऐसे बच्चे। तो ऐसे बच्चों के लिए AAMD, ये क्या है देखिए, AAMD इसकी फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डेफिशिएंसी। इन्होंने एक डेफिनेशन दी इस वर्ड को, डिसेबिलिटी वर्ड को बताने के लिए कि अगर आप लोग एवरेज काम भी सही से नहीं कर सकते, किसी भी तरह के एनवायरनमेंट में अगर आप एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, एंड थर्ड थिंग, अगर आपका डेवलपमेंटल पीरियड बहुत ही स्लो है और बाकी लोगों के कंपैरिजन में कम है, तो आप लोग हैं डिसएबल्ड बच्चे, मतलब जिनकी इंटेलिजेंसी नॉर्मल पर्सन के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। ऐसे बच्चे मेनली वो होते हैं स्टूडेंट जिनका आईक्यू लेवल 70 या 70 से भी कम होता है। और जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं इनका आईक्यू लेवल या तो 130 या इसके भी प्लस में होता है। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस। तो आपके ये जो डेफिशिएंट पर्सन्स होते हैं इनके भी अलग अलग लेवल्स होते हैं, तो वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने डेफिशिएंसी का मीनिंग आपको बता दिया है। इसके लेवल क्या क्या है, माइल्ड, मॉडरेट, सेवियर, प्रोफाउंड। जो माइल्ड लेवल वाले बच्चे होते हैं इनका आईक्यू लेवल क्या होगा, 55 से लेकर 70 तक। ये लोग बहुत ज्यादा वीक होते हैं और अगर इन पर बहुत ज्यादा मेहनत की जाए तो ये थोड़ा बहुत अपना काम कर सकते हैं और इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं और अपना फैमिलीज को भी रन कर सकते हैं। जो मॉडरेट टाइप के होते हैं इनका लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत स्लो होता है, मोटर स्किल्स भी इनकी बहुत स्लो होती है और इन्हें सेल्फ केयर की जरूरत पड़ती है। और मेनली इनका जो आईक्यू लेवल होता है वो 35-40 से लेकर अप्रोक्सीमेटली 50 to 55 तक ही होता है, जो कि बहुत कम है। सेवियर और प्रोफाउंड इनका आईक्यू लेवल 20-25 से लेकर बिलो 20-25 तक होता है और ये वो लोग होते हैं जिन्हें लाइफ टाइम प्रॉपर केयर की जरूरत होती है। इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस हम लोग मार्क कर कर आ गए हैं कि टैलेंटेड बच्चे वो होते हैं जो किसी स्पेसिफिक फील्ड में बहुत अच्छे हैं और गिफ्टेड वो होंगे जो एक से ज्यादा नॉर्मली 99% फील्ड्स में बहुत ही अच्छे होते हैं। इनका आईक्यू लेवल 130 या 130 प्लस होता है। यस स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कल्चर एंड इंटेलिजेंसी। तो आपकी इस यूनिट के अंदर कल्चर को लेकर जो कंसेप्ट दिया था वो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट या कल्चरलिस्ट ने दिया था जिसका नाम है वाइगोत्स्की। तो इन्होंने देखो कल्चर को कैसे डिफाइन किया, ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने बोला कि कल्चर प्रोवाइड्स अ सोशल कंटेक्स्ट इन विच पीपल लिव, ग्रो एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड देम। कि कल्चर एक ऐसी चीज है जिसके अंदर हम लोग रहते हैं, कल्चर एक ऐसी चीज है जिसके अंदर हम लोग बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं और इसी के अंदर ग्रो करते हुए हम हमारे आसपास की दुनिया को समझते हैं। वही क्या है, हमारा कल्चर। तो कल्चर ही आपको एक प्रॉपर क्रिएटिव, इंटेलिजेंट, हाई एप्टीट्यूड वाला इंसान बनाता है। तो इसका मतलब ये भी है कि जैसा आपका कल्चर होगा वैसी ही आपकी इंटेलिजेंसी भी होगी। तो कल्चर इज अ कलेक्टिव सिस्टम, इज customs, beliefs, attitudes and achievements in art and literature। किसी भी देश का कल्चर क्या दिखाएगा, उस देश की कस्टम्स को, वहां के विचारों को, बिलीव्स को, वहां के एटीट्यूड्स को, और ये भी बताएगा कि उस देश ने आर्ट और लिटरेचर में क्या क्या अचीवमेंट्स ली है। और वही कल्चर हमारे लिए एक इंस्पिरेशन बनता है जो हमें एक मोटिव देता है। तो इसी कल्चर के अंदर आगे हम डिस्कस करते हैं टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंसी। टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंसी स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटीज है अडोप्ट चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस दैट फोस्टर स्किल्स ऑफ जनरलाइजेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। कि मीन्स जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्रीज है वहां पर मेनली क्या क्या स्किल्स होंगी, ऐसे बच्चे जनरलाइज करने में बहुत अच्छे होंगे चीजों को, कि कौन सी चीज किसी दूसरी चीज के साथ सिमिलैरिटी रखती है। एब्स्ट्रैक्ट करने में बहुत अच्छे होंगे, इन बच्चों की स्पीड बहुत अच्छी होती है, मूव्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, मेंटल मैनिपुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो इस तरह की इंटेलिजेंसी को हम क्या बोलेंगे, टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंसी।
तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप किस तरह के कल्चर में रह रहे हो, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड और नॉट, सो वी आर लिविंग इन एशियन सोसाइटी, और एशियन सोसाइटी टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटी नहीं है, लेकिन बहुत सारी वेस्टर्न कल्चरल सोसाइटीज हैं जिन्हें हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटीज कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यस स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंसी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंसी क्या होती है। नेम से ही क्लियर है, मीन्स ऐसी इंटेलिजेंसी जो वर्क करती है आपके इमोशंस पर। ऐसा भी कहा जाता है कि जिन लोगों का EQ मीन्स इमोशनल क्वोशिएंट कंपैरेटिवली टू IQ अगर प्लस में होता है तो वो लोग लाइफ में हमेशा ग्रो करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि अगर आपका IQ अच्छा होगा तभी आप लोग प्लस में जाएंगे। अगर आपका EQ बहुत स्ट्रॉन्ग है, इफ यू हैव कंट्रोल ऑन योर इमोशन, तब भी आप ग्रो कर सकते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंसी क्या है? इज अ सेट ऑफ स्किल्स दैट अंडरलाई एक्यूरेट अप्रेजल, एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ इमोशन। इमोशनल इंटेलिजेंसी के अंदर आप जानते हैं दूसरों के इमोशन को, खुद के एक्सप्रेशंस को, और कब कहां आपको अपने इमोशंस को रेगुलेट करना है, रोकना है, समझ है अगर आपको, तो वो इंटेलिजेंसी होती है इमोशनल इंटेलिजेंसी। कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है, आपने अपने गुस्से को रोक लिया और कंडीशन को संभाल लिया, दैट मीन्स यू आर इंटेलिजेंट पर्सन। आपको गुस्सा आ रहा है और आपने उसी समय गुस्से को शो कर दिया, इट मीन्स यू आर नॉट एन इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन। तो इमोशनल इंटेलिजेंसी किसी पर्सन में कितनी है, इसको असेस करने के लिए साइकोलॉजिस्ट ने टेस्ट तैयार किया है जिसे हम बोलते हैं EQ टेस्ट, जिसके अंदर हम सामने वाले पर्सन का EQ बताकर उसे एक अच्छी दिशा दिखा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कि उसे अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना चाहिए, या उसे ये भी बता सकते हैं कि तुम्हारा EQ बहुत अच्छा आया, मीन्स यू आर वेरी गुड इन EQ। तो ये जो इमोशनल EQ का जो कंसेप्ट था स्टूडेंट्स, वो आपको ध्यान रखना है कि साइकोलॉजी में ये कंसेप्ट देने का क्रेडिट जाता है सेलोवी और मेयर नाम के साइकोलॉजिस्ट को। इन दोनों ने मिलकर ही EQ का कंसेप्ट बताया और इमोशनल इंटेलिजेंसी को क्या कहा कि एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें हम खुद को तो मॉनिटर करते ही हैं, दूसरों के इमोशंस को भी मॉनिटर करते हैं और टाइम टू टाइम खुद को रेगुलेट करते हैं, अपने एक्शंस को हम लोग चेंज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है स्टूडेंट स्पेशल एबिलिटीज। जैसे कि स्पेशल एबिलिटीज में आता है हमारा एप्टीट्यूड, हमारा पोटेंशियल, कि हम किसी पर्टिकुलर फील्ड में कितना पोटेंशियल रखते हैं, कितने अच्छे हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप राइटिंग में अच्छे हैं तो क्या है, फिर राइटर बनने का एप्टीट्यूड रखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये एप्टीट्यूड आता कहां से है? तो आपको ध्यान रखना है कि एप्टीट्यूड कहां से जनरेट होता है, कि आपका इंटरेस्ट कैसा है। अगर आपका किसी चीज में इंटरेस्ट होगा तभी आपका एप्टीट्यूड उस चीज के लिए पॉजिटिव बनेगा ना। तो इंटरेस्ट इज अ प्रेफरेंस फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिविटी और एप्टीट्यूड इज द पोटेंशियलिटी टू परफॉर्म दैट एक्टिविटी। कि इंटरेस्ट आपकी प्रेफरेंस बताएगा और एप्टीट्यूड ये बताएगा कि क्या आप उस इंटरेस्ट को पूरा करने का पोटेंशियल रखते हैं। और इसी एप्टीट्यूड को टेस्ट करने के लिए दो तरह के टेस्ट बनाए जाते हैं। एक तो इंडिपेंडेंट टेस्ट अपने बोलेंगे और दूसरे टेस्ट होते हैं मल्टीपल टेस्ट, जो कि नेम से ही क्लियर है। इंडिपेंडेंट एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर हम लोग एक टेस्ट से सिर्फ एक स्पेशल एबिलिटी या एक स्पेशल एप्टीट्यूड को ही पता कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बोलूं, क्लरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये इंडिपेंडेंट एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्जांपल होगा क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन क्लरिकल एप्टीट्यूड से रिलेटेड होंगे। मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, टाइपिंग एप्टीट्यूड टेस्ट, ये सभी इंडिपेंडेंट एप्टीट्यूड टेस्ट है। फिर आते हैं मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके अंदर एक ही एप्टीट्यूड टेस्ट में एक से ज्यादा एप्टीट्यूड को असेस करने वाले क्वेश्चंस होंगे। इसके एग्जांपल्स हैं DAT और है GATB। इनकी फुल फॉर्म सुनिए क्या होता है। DAT की फुल फॉर्म होगी डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट और GATB की फुल फॉर्म होगी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरीज। और ऐसे ही एक और टेस्ट आता है मल्टीपल में ASVAB। इसकी फुल फॉर्म होगी आर्म्ड सर्विसेज वोकेशनल एप्टीट्यूड बैटरी। तो इन टेस्ट के अंदर, इन एप्टीट्यूड टेस्ट में एक से ज्यादा एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं और हम उन्हें असेस कर सकते हैं।
देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंसी की इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। क्या है देखिए कि हम लोग जब इंटेलिजेंसी की बात करते हैं तो कई बार हम क्रिएटिविटी के बारे में बात करना भूल जाते हैं, क्योंकि हम इंटेलिजेंसी में इतना खो जाते हैं। आपने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा क्रिएटिव लोगों के बारे में सुना होगा, तो मैं आपको सिर्फ इतना सा बताना चाहूंगी कि जो भी लोग क्रिएटिव होते हैं वो इसीलिए क्रिएटिव है स्टूडेंट्स, बिकॉज दे आर इंटेलिजेंट पर्सन। क्योंकि बिना इंटेलिजेंसी के क्रिएटिविटी आपके अंदर आ ही नहीं सकती। लेकिन जो लोग इंटेलिजेंट है उनके अंदर क्रिएटिविटी भी होगी ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि एक पर्सन इंटेलिजेंट तो हो सकता है लेकिन वो क्रिएटिव भी हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो देखो, क्रिएटिव पर्सन भी दो तरह के होते हैं, एक तो हाईली क्रिएटिव पर्सन और एक नॉर्मल क्रिएटिव पर्सन। हाईली क्रिएटिव पर्सन वो होते हैं जो सबसे पहले किसी भी कंसेप्ट को दुनिया के सामने लाते हैं। जैसे आइंस्टीन की जो रिलेटिविटी की थ्योरी थी वो हाईएस्ट लेवल था क्रिएटिविटी का। फिर उस लेवल को हमने पढ़ा, हमारे टीचर्स ने पढ़ा, उसे समझाया, आगे बहुत सारे साइंटिस्ट ने उसको अलग अलग तरीके से अपडेट किया, तो वो उसके फॉलोवर्स बन गए नेक्स्ट स्टेप वाले। लेकिन आइंस्टाइन माना जाएगा हाईली क्रिएटिव पर्सन, क्योंकि वो फर्स्ट पर्सन था जिसने रिलेटिविटी का कंसेप्ट सबके सामने रखा। इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, बुक रीडिंग के अंदर, बुक राइटिंग के अंदर आइंस्टाइन, सीवी रमन, रामानुजन, जो कि आउटस्टैंडिंग पर्सन से क्रिएटिविटी के अंदर। तो जो हाउसवाइफ होती हैं, कुकिंग के अंदर भी आप क्रिएटिविटी देख सकते हैं। अगर आप में इंटेलिजेंसी है तभी आप एक अच्छी कुकिंग कर सकते हैं ना। आप एक अच्छे कारपेंटर हैं, आप एक अच्छे पेंटर हैं, आप एक जाने माने साइंटिस्ट हैं। ये सभी तरह के क्रिएटिव काम करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी इंटेलिजेंसी की। लेकिन आप इंटेलिजेंट हैं और लोग आपसे डिमांड करें कि आप क्रिएटिव काम भी करो तो ऐसा जरूरी नहीं है। तो क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंसी का प्लस में रिलेशन है। तो दो तरह के लोग हो सकते हैं क्लास में, एक बच्चा जो इंटेलिजेंट भी है और क्रिएटिव भी है, और एक ऐसा है जो इंटेलिजेंट तो है लेकिन क्रिएटिव नहीं है। लेकिन वहीं अगर एक स्टूडेंट क्रिएटिव है तो आप देखेंगे कि वो इंटेलिजेंट जरूर होगा। ओके, तो इसी तरीके से क्रिएटिविटी को टेस्ट करने के लिए भी क्रिएटिविटी टेस्ट बनाए जाते हैं, जिनसे हम आपकी नॉर्मल और मल्टीपल क्रिएटिविटी को चेक कर सकते हैं। तो जनरल फीचर है कि क्रिएटिविटी टेस्ट का कि आपको ध्यान रखना है कि जितने भी क्रिएटिविटी टेस्ट होते हैं स्टूडेंट्स, वो सब ओपन एंडेड होते हैं। ओपन एंडेड मीन्स उसके अंदर आप फ्रीली अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, जिसमें प्री बिल्ट किसी भी तरह के क्वेश्चंस नहीं होते, जिसमें कोई भी स्पेसिफाइड आंसर्स नहीं होते, तो आपको पूरी फ्रीडम दी जाती है। तो इसीलिए क्रिएटिविटी टेस्ट के अंदर अगर आपसे पूछे कि किस तरह की थिंकिंग आप यूज कर सकते हो, उसमें आप यूज कर सकते हो अपनी डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्योंकि दो तरह की थिंकिंग होती है। तो इसके अंदर आप लोग अपनी तरफ से अपना कंसेप्ट जोड़ सकते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग का, और कन्वर्जेंट थिंकिंग का कंसेप्ट इसमें कम से कम यूज किया जाता है। और आपको एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि क्रिएटिविटी का जो टास्क था, जो कंसेप्ट था, वो सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया साइकोलॉजी में? टर्मन ने। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारी पूरी यूनिट थी इंटेलिजेंसी को लेकर, जिसमें अलग अलग तरीके से हमने इंटेलिजेंसी को पढ़ा, क्रिएटिविटी के साथ, स्पेशल एबिलिटीज के साथ, इंटेलेक्चुअली डेफिशिएंसी के साथ, गिफ्टेडनेस के साथ, थ्योरीज के साथ। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।